गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं कृष्णा बिरला श्री मनीष शिक्षा सदन से। आज हम नए कीट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है गेहूं का तना छेदक या स्टीम बोरर ऑफ वीट। अभी तक हमने दो कीटों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, कातरा रेड हैंडी कैटरपिलर और व्हाइट ग्रब सफेद लट के बारे में। अब हम जो अध्ययन कर रहे हैं नया कीट है गेहूं का तना छेदक। तो वही सारा फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ऑर्डर क्या है और इसका कुल क्या है। उसके बाद ये कीट जो है ये किस तरह के कैरेक्टर्स रखता है, लक्षण क्या है इस कीट के, ये किन पौधों को खाता है, नुकसान पहुंचाता है, इसके पोषक पौधे कौन से हैं, क्षति किस बात को ये क्षति पहुंचाता है, इसकी लाइफ साइकिल क्या है और उसके बाद हम इसका प्रबंधन पढ़ेंगे कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इसकी साइंटिफिक नेम पर। साइंटिफिक नेम है इसका सिसेमिया इन्फेरेंस। सिसेमिया इन्फेरेंस इसका साइंटिफिक नेम है। इसका ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा और इसका कुल है नॉक्टियूडी। फर्स्ट पॉइंट अपना कंप्लीट होता है। हम ये जानते हैं कि सारे कीट आर्थ्रोपोडा में रखे गए हैं, आर्थ्रोपोडा को इंसेक्टा वर्ग में रखे गए हैं। तो यहाँ पर हम इसका साइंटिफिक नेम पढ़ रहे हैं सिसेमिया इन्फेरेंस। इसका गण है लेपिडोप्टेरा, इसका कुल है नॉक्टियूडी। अगर हम इसका पूरा क्लासिफिकेशन देखें तो इसका फाइलम हो गया आर्थ्रोपोडा, इसका वर्ग हो गया इंसेक्टा, इसका गण हो गया लेपिडोप्टेरा एंड इसका कुल हो गया नॉक्टियूडी और इसका नेम हो गया सिसेमिया इन्फेरेंस। अब आता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी ये क्या कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले कि ये कहाँ पाया जाता है, मोस्टली एमपी, यूपी, बिहार, गुजरात इस भाग में ये ज्यादा पाया जाता है। और ये बहुभक्षीय कीट है, केवल वीट को ही नहीं दूसरे फसलों को भी नुकसान पहुंचाने का काम करता है। अब हमारे पास आता है कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये कीट जो है, अगर हम इस कीट को स्ट्रक्चर देखें कि ये किस स्ट्रक्चर क्या होती है, तो ये इसका व्यस्क जो है, ये कीट इस कीट का व्यस्क 10 to 12 mm लंबा होता है। साधारण कीट की जैसे ही होता है। साधारण कीट के हम स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, सिर, धड़ और उदर या सिर, वक्ष और उदर, ठीक है। और हम यह जानते हैं कि वक्ष में 3 पार्ट होते हैं, अग्रवक्ष, मध्य वक्ष और पश्च, इंटीरियर, मिड और पोस्टीरियर थोरैक्स, ठीक है। तो जहाँ अगर हम इनकी विंग्स की बात करते हैं, मोस्टली पहले भी मैंने बताया है आपको कि विंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। विंग्स इनके मिड और पोस्टीरियर थोरैक्स पर प्रेजेंट होते हैं। तो इसके जो आगे वाले पंख होते हैं वो उनके जो मार्जिन्स होते हैं, ये इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन्स। ये मार्जिन्स जो उनके जो मार्जिन्स होते हैं इन पर काली काली कलर की लाइंस प्रेजेंट होती है। इनके पंखों की जब बात करते हैं तो पंखों में इस तरह के इसके इंटीरियर जो विंग्स है उन पर ब्लैक लाइन प्रेजेंट होती है और पोस्टीरियर विंग्स जो होते हैं, नीचे वाले जो विंग्स होते हैं वो इनके क्या होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, सफेद रंग के होते हैं। तो और अगर पंखों का विस्तार, इसकी बॉडी विस्तार से ज्यादा होता है। इसका बॉडी है 10 to 12 mm लॉन्ग होती है, लेकिन इनके पंखों का विस्तार देखें तो ये 18 to 20 mm होते हैं, 18 to 20 mm लंबे होते हैं। तो इनके बॉडी में इनके पंखों का विस्तार ज्यादा होता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये अच्छा कौन से कलर के होते हैं, तो ये हल्के ब्राउन कलर के होते हैं, ब्राउन व्हाइट कलर के होते हैं। ब्राउन के साथ हम व्हाइट कलर भी इनको कह सकते हैं। और लेकिन हम इसके जब लार्वा की बात करते हैं तो लार्वा इसका गुलाबी कलर का होता है, यानी पिंक कलर का होता है। तो इसको हम गुलाबी सुंडी भी कहते हैं या पिंक लार्वा भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके अलग अलग नाम हो गए, हम इसको पिंक लार्वा भी कहते हैं। इसका कलर ब्राउन व्हाइट होता है। इसका बॉडी जो है इसकी लेंथ 10 to 12 mm होती है, लेकिन इनके पंखों का विस्तार जो है, पंख जो है फैले रहते हैं, इनकी ब्रॉडनेस है पंखों की वो कितनी होती है, उसकी लेंथ कितनी होती है, 18 to 20 mm होती है। अगर हम पंखों की भी स्ट्रक्चर देखें तो इसके आगे
छाती के जो पंख होते हैं, एंटीरियर विंग्स जो होते हैं, उन पर यहाँ इसके मार्जिन्स पर यानी किनारों पर ब्लैक कलर की लाइनिंग होती है। और पोस्टीरियर जो विंग्स होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं। यहाँ तक हम इसकी स्ट्रक्चर देखें। अब हम ये देखते हैं कि इसके न्यूट्रिशनल प्लांट कौन कौन से हैं। हम न्यूट्रिशनल प्लांट की बात करें तो मोस्टली हमने यहाँ भी लिखा है कि ये किसको नुकसान पहुंचाता है, गेहूं का तना छेदक यानी वीट को। तो वीट को, इसके अलावा जो पैडी की जो फसल होती है यानी धान की जो फसल होती है, बाजरा, ज्वार, ये जो फसल होती है, मूंगफली, इन फसलों को ये नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, ये इनके रागी, मक्का, ज्वार, बाजरा, इन गेहूं, इन फसलों को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। अब आता है हमारा क्षति और महत्व, किस किस जगह पे ये क्षति पहुंचाता है। तो मोस्टली ये इसकी क्षति जो है, इसकी लार्वा जो फेज होती है वो इसको क्षति पहुंचाने का काम करती है। और दूसरी फेज नहीं, केवल लार्वा जो होता है इसका, वही इसको क्षति पहुंचाने का काम करता है। क्या करता है लार्वा, पहले ये लार्वा लीफ शीट पर जाता है तो लीफ के आवरण को खा जाता है। धीरे धीरे ये कहाँ पहुंच जाता है, तने में पहुंच जाता है और पूरे तने को खाने लग जाता है। तनों के खाने के कारण क्या होता है कि ऊपर कंडक्शन पूरा नहीं हो पाता और वाटर कंडक्शन या फूड का कंडक्शन नहीं हो पाता, और कंडक्शन नहीं होता तो इससे जो बालियां बनती है, ईयर्स जो बनते हैं, उसमें क्या होता है, ये कलिकाएं जब इसकी प्रारंभिक अवस्था होती है, जो फर्स्ट स्टेज में होते हैं, तभी इनकी कलिकाएं भी क्या हो जाती है, सूख जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, हार्ड स्टेज में आ जाती है, मृत गोब हो जाती है। ठीक है, और अंदर से सूख जाती है या खोखली हो जाती है। तो इस तरह ये इसको नुकसान पहुंचाता है। इसका मोस्टली कौन नुकसान पहुंचाता है, इसका जो गुलाबी सुंडी है, इसका जो पिंक लार्वा है, वो इसको नुकसान पहुंचाने का काम करता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जीवन चक्र। जीवन चक्र, अच्छा एक और चीज है कि ये कीट जो है अप्रैल से जुलाई तक ये गन्ने वगैरह इन किस्मों को खोखला कर देता है। लेकिन जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक ये कौन सी फसलों को, जो गेहूं वगैरह ये जो फसल है, इनको नुकसान करने का काम करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अप्रैल से जुलाई तक ये गन्ने वगैरह इन फसलों को नुकसान पहुंचाता है और जुलाई के बाद ये गेहूं और इन धान की फसल, पैडी की फसल है, उनको नुकसान पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट आता है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल की जब अपन बात करते हैं तो लाइफ साइकिल में इनकी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पहले भी बता चुकी हूँ मैं किस तरह का होता है। सबसे पहले एडल्ट क्या देता है, एग देता है, एग से लार्वा से प्यूपा से एडल्ट, यानी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट कायांतरण, पूर्ण कायांतरण इनमें पाया जाता है। तो ये वाला सिस्टम होता है। जो फीमेल जो इंसेक्ट है वो सबसे पहले अपने अंडे ले करती है और अंडे कहाँ देती है, लीफ के आवरण पर। लीफ के ऊपर जो आवरण प्रेजेंट होता है ये यहाँ पर अंडे देती है। तो एग ले करती है और एग ले कहाँ करती है, लीफ के आवरण पर करती है, लीफ शीट पर करती है। ठीक है, जो अंडे दिए जाते हैं वो अंडे कौन से कलर के होते हैं, पेल येलो कलर के, पेल येलो व्हाइट कलर या पेल व्हाइट कलर के, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। पीताबी हिंदी में लिख सकते हैं, पीताबी श्वेत कलर के अंडे दिए जाते हैं। और अंडे जो देती है वो क्या करती है, यहाँ पे ग्रुप के अंदर अंडे देती है। ठीक है, अंडे अपने फीमेल अपने पूरे लाइफ साइकिल में, अपने पूरे लाइफ पीरियड में 400 अंडे दे सकती है। ठीक है, 400 एग्स ले करती है अपना जीवन काल में। एक फीमेल कितने अंडे देती है, 400 अंडे देती है। अंडे यहाँ से जब अंडे ले कर दिए, अंडे का ऊष्मायन काल होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है
और इंक्यूबेशन पीरियड के थ्रू क्या होता है, अंडे से लार्वा बाहर निकलता है। तो यहाँ पर भी इंक्यूबेशन पीरियड जब आता है, ऊष्मायन काल जो होता है वो होता है 7 से 10 दिन का। 7 से 10 दिन का ऊष्मायन काल होता है और उसके बाद अंडे से क्या निकलते हैं, लार्वा निकलते हैं। ठीक है, ये लार्वा हल्के रंग के होते हैं और अभी मैंने यहाँ पर भी बताया कि लार्वा कौन से कलर के, हल्के पीले कलर के होते हैं। तो यहाँ पर सॉरी हल्के पिंक कलर के होते हैं, तो इसीलिए हम इसको पिंक सुंडी भी कहते हैं ना, गुलाबी सुंडी नाम अभी मैंने बताया, पिंक लार्वा इसका नाम है। ये हल्के पीले कलर। सबसे पहले लार्वा क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, जो लीफ शीट है उस लीफ शीट को डैमेज कर देते हैं, बिल्कुल लीफ शीट को खा लेते हैं। फिर उसके बाद लार्वा कहाँ पहुंच जाते हैं, स्टेम के अंदर पहुंच जाते हैं और स्टेम में पहुंचने के बाद पूरे स्टेम को खोखला कर देते हैं, स्टेम को खा जाते हैं और उसका कंडक्शन रोक देते हैं। ठीक है, अब ये कि अंडों से निकलने के बाद लार्वा लीफ शीट को क्षति पहुंचाते हैं और 25 mm लंबे होते हैं लार्वा और कौन से कलर के, पिंक ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है, गुलाबी भूरे कलर के, गुलाबी भूरे कलर के लार्वा होते हैं। अगर हम इस लार्वा की स्ट्रक्चर देखें कि किस तरह की होती है, इस लार्वा की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, पिंक कलर की लटे जैसी होती है और इसका मुंह जो होता है वो थोड़ा ब्लैक कलर का होता है, यानी काले कलर का होता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। थोड़े ही दिनों में ये जो अवस्था होती है, लार्वा अवस्था कितने दिन तक रहती है, 20 से 30 दिनों तक ये लार्वा अवस्था रहती है और उसके बाद ये लार्वा किसमें चेंज हो जाता है, प्यूपा में चेंज हो जाता है। ठीक है, प्यूपा में चेंज होने के बाद ये अगर हम देखें कि प्यूपा अब ये कहाँ चेंज होता है, तो जब ये स्टेम के अंदर रह रहा है तभी ये लार्वा प्यूपा के अंदर चेंज हो जाता है। और चेंज होने के बाद अगर हम इसकी लंबाई देखें तो इसकी लंबाई होती है 12 mm। ठीक है, 7 से 12 दिनों के अंदर प्यूपा किसमें परिवर्तित हो जाता है, एडल्ट या वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। और एक वर्ष में हम इसकी कितनी पीढ़ियां ले सकते हैं, 4 पीढ़ियां ले सकते हैं। मोस्टली ये कीट कब तक एक्टिव रहता है, ये मार्च से लगाकर नवंबर तक ये कीट एक्टिव रहता है और अपनी जनन क्रिया करता रहता है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जीवन चक्र, फीमेल अपने अंडे कहाँ देती है, अपने अंडे लीफ के आवरण पर देती है, पत्तियों के आवरण पर देती है और जो अंडे दिए जाते हैं वो समूह में दिए जाते हैं। अपने जीवन काल में 400 एग ले करती है एक बार में। फिर उसके बाद अगर हम एग की स्ट्रक्चर देखें कि किस तरह की होती है, तो ये पीताबी श्वेत कलर के होते हैं, हल्के पीले कलर, पीले व्हाइट कलर के होते हैं। ये अंडे जब ले किए जाते हैं, अंडों से जब लार्वा निकलता है तो उस काल को हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड या ऊष्मायन काल। तो ये 7 से 10 दिनों का ऊष्मायन काल होता है। 7 से 10 दिनों के बाद अंडे से लार्वा बाहर निकल जाते हैं। लार्वा निकलते लार्वा जो होते हैं हल्के गुलाबी कलर के होते हैं, हल्के कलर के होते हैं, पिंक ब्राउन कलर के, भूरे कलर के होते हैं। और हम इनका साइज देके धीरे धीरे लार्वा बढ़ते जाते हैं। जब लार्वा की प्रारंभिक स्टेज होती है तो ये लीफ के आवरण को क्षति पहुंचाते हैं, लीफ की शीट को क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये लार्वा कहाँ एंटर हो जाते हैं, स्टेम के अंदर, स्तंभ के अंदर एंटर हो जाते हैं और पूरे स्तंभ को खोखला कर देते हैं। खोखला होने के कारण स्तंभ क्या हो जाता है, बिल्कुल कंडक्शन का काम नहीं करता, संवहन का काम नहीं करता और नहीं करने के कारण ऊपर का जो कलिकाएं हैं वो क्या हो जाती है, मृतगोप हो जाती है और पूरा ईयर जो है, बालियां है वो सूखी हो जाती है और खोखली हो जाती है, उनमें दाने नहीं रह पाते। फिर इसके बाद अगर 20 से 30 दिन में लार्वा अपनी पूर्ण स्थिति प्राप्त कर लेता है और उसके बाद किसमें चेंज हो जाता है, प्यूपा में चेंज हो जाता है। हम लार्वा और प्यूपा की स्टेज का कंपैरिजन करें तो लार्वा की जो साइज है वो प्यूपा की साइज से दुगुनी होती है। 25 mm लॉन्ग होता है लार्वा और प्यूपा होता है 12 mm लॉन्ग। उसके बाद प्यूपा एडल्ट में चेंज हो जाता है। 7 से 12 दिनों में ये एडल्ट में चेंज हो जाता है।
और 1 वर्ष में हम इसकी कितनी पीढ़ियां, 4 पीढ़ियां प्राप्त कर सकते हैं। एडल्ट जो है 4 पीढ़ियां प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम देखें कि ये कीट कब तक एक्टिव रहता है, तो मार्च से लगाकर नवंबर तक ये कीट एक्टिव रहता है। तो हम अभी इसका क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, हम इसके कैरेक्टर्स पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिशनल प्लांट कौन कौन से हैं ये हम पढ़ चुके हैं। क्षति और वजह कितना डैमेज करता है, किस पार्ट को डैमेज करता है ये हम देख चुके हैं। देन इसकी लाइफ साइकिल हम पढ़ चुके हैं। लास्ट आता है प्रबंधन, कि इस कीट का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कैसे हम इस कीट को इस गेहूं, रागी, धान्य फसलें, मक्का, ज्वार, इन सब चीजों को, या धान, पेडी की फसल, इन सब से हम इसको छुटकारा पा सकते हैं। तो हमारे पास 3 प्रबंधन है। वैसे भी हम जब भी प्रबंधन की बात करते हैं, हमारे पास 3 प्रबंधन है। कृषिगत क्रियाओं में परिवर्तन, जिसे अपन शस्य प्रबंधन या प्रिवेंटिव मैनेजमेंट कहते हैं। सेकंड है हमारे पास जैविक मैनेजमेंट, बायोलॉजिकल और रासायनिक मैनेजमेंट, रसायनों के द्वारा। तो सबसे पहले है अपना शस्य प्रबंधन। तो सबसे पहला शस्य प्रबंधन में है कि अगर मक्का की फसल में है तो हमें वापस उसके बाद गेहूं की फसल नहीं बोनी चाहिए। तो फसल चक्र अपनाना चाहिए कि उसके बाद सीधी ये फसल नहीं बोए। जिस फसल को ये आक्रमण करता है उससे रिलेटेड फसल जिस पर ये आक्रमण कर सकता है उसको नहीं। क्रॉप में रोटेशन रखना चाहिए। क्रॉप में रोटेशन का मतलब क्या, क्रॉप जो बोई जा रही है उसको 1-2 साल तक हम इसको नहीं बदल कर हम अगर फसल को बोते हैं तो उससे क्या होगा कि हम इसको रोक सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट्स जो ऐसे होते हैं जिनका स्टेम बिल्कुल क्या हो चुका है, खोखला हो चुका है, होलो हो चुका है अंदर से, और उसकी कलिकाएं जो है, ईयर है जो वो खोखली हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में हम उन प्लांट को उखाड़कर इरिडिकेट कर लें उसको वहां से और हटाकर फेंक दें, ताकि ये इन्फेक्शन किसी और प्लांट पर नहीं जाए। तो ये 2 चीजें हम शस्य प्रबंधन में कर सकते हैं। जैविक प्रबंधन का मतलब होता है कि हम कौन से जीवों का यूज करें जिसके द्वारा हम इनको रोक सकते हैं, या ऐसे जीवों का यूज करें जो इनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर हम 2 चीजें हैं, ब्रैकॉन किलोनीस और ब्रैकॉन जेली। इन जीवों को यूज कर सकते हैं हम इसको खाने के लिए, इनके लार्वा को खाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। रासायनिक प्रबंधन में क्लोरपाइरिफॉस 25 EC जो मात्रा है, उसकी क्वांटिटी है, उसका अगर हम स्प्रेइंग करें, छिड़काव करें तो हम इस कीट को रोक सकते हैं। तो अगेन ये गेहूं के तने छेदक का पूरा डिस्क्रिप्टिव है कि किस तरह का, अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपको इसी तरह पॉइंट्स में उनको दिखाना है और इस तरह का इसको लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप पे कॉल करें। थैंक यू।